हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी वैन। सेकंड पार्ट हम लोग अब बताने जा रहे हैं आपको फर्स्ट चैप्टर का, जो कि हम लोगों ने पहले आधा छोड़ा था। उसके बाद अब यहाँ हम लोग उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो ओम प्रकाश थे वो सफाई करने लगे स्कूल की और प्लेग्राउंड की आने वाले कुछ दिनों के लिए। एंड दिस ओनली कम टू एन एंड विद हिज फादर। और ये जब पूरा प्रोसेस था, ये जो पूरी जो सफाई का ये जो करते थे दिन रोज, ये जब ही रुका जब एक दिन इनके फादर वहाँ से गुजर रहे थे एंड सॉ हिज सन स्वीपिंग। तो उन्होंने अपने बेटे को सफाई करते हुए देखा। देन ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड। तो उन्होंने उन टीचरों को कॉन्फ्रंट करते हुए कहा और अपने बेटे ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहा, ही सेड लाउडली, उन्होंने तेजी से कहा, फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, सभी के लिए, यू आर अ टीचर, तुम लोग एक शिक्षक हो, सो आई एम लीविंग नाउ, तो मैं इस समय तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच, लेकिन इतना जरूर याद रखना मास्टर, ही विल स्टडी राइट हेयर, ये यहीं पर आकर पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम, ये अकेला, ये खुद नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और इसके इसके जैसे काफ़ी बच्चे और भी आकर यहाँ पढ़ेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे बोला गया है कि द सेकंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन इज इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटीज एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये सेकंड स्टोरी जो है ये बेस्ड है सेकंड इंसिडेंट्स पर, जहाँ पर आपको ये बताया गया है कि इन प्लेस इन वन और ऑफ इंडियाज लार्जर सिटीज़, यानी कि जो इंडिया की बड़ी से बड़ी सिटीज़ हैं उसके अंदर किस तरीके से जो है ये चीज़ें आज भी बनी हुई हैं। एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ कॉमन पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आज भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी हुई है। इट इज़ स्टोरी अबाउट द मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये स्टोरी जो है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में है, और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के लिए ये स्टोरी बताई हुई है। बताया गया है कि हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो कि एक सिटी के अंदर अपार्टमेंट के लिए देख रहे हैं, रेंट के लिए। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम, इनके पास में पैसे काफ़ी थे ही, इनको मनी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ लिखा भी हुआ है नो प्रॉब्लम ऑफ मनी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं जिससे कि उनको एक प्लेस मिल जाए। द डीलर इन्फॉर्म दैट देम ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल टू रेंट। डीलर बोलता है कि हमारे पास में कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो कि हम आपको एक एज अ रेंट के रूप में दिखा सकते हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड अंसारीज लाइक इट वेरी मच एंड डिसाइड टू टेक इट। इन्होंने एक पहला अपार्टमेंट उन्हें दिखाया और ये इन्हें बहुत अच्छा लगा और ये इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इसी में रहेंगे। हाउएवर व्हेन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, जब जैसे ही ज़मीन जो लैंड लेडीज़ थी उसको ज़मीन लेने वाले लोगों के नाम बताया, देन शी मेड एन एक्सक्यूज़ अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट। मीन्स उसने ये कहा कि जब जो व्यक्ति मीट खाते हैं मैं उनको अपना घर नहीं दे सकती, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो बिल्डिंग ओनर थी उसे ये चीज़ें सब पसंद नहीं थी। बिकॉज बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार के नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट्स आकर के रहते थे। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। क्यों, क्योंकि वह बड़ा ताज्जुब हो गए उस चीज़ को सुनकर, क्योंकि बगल के ही घर में मछली पक रही थी, उसकी स्मेल आ रही थी। द स्मॉल एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट, और इसी तरीके के छोटे छोटे एक्सक्यूजेस और इसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स उनको देखने को मिले। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार। उन्होंने कहा कि आप अपने नाम बदल दें और आप अपने नाम को मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर दें। द अंसारीज वर रिक्लियंट टू दिस एंड डिसाइड टू लुक सम मोर। तो अंसारी जो है यहाँ पर इनको सही नहीं लग रहा सरनेम, इस कारण से आप कुमार लगाएं। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लिविंग एट द अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करा गया है और कह रहा है कि रिकॉग्नाइज डिग्निटी, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, यू हैव अंडरस्टूड बाय हर नाउ दैट द caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally। हम सभी जानते हैं कि हम लोग जिस कास्ट में, जिस धर्म में, जिस तरीके की क्लास बैकग्राउंड में जन्म लेते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है इंडिया के अंदर। और ख़ासकर अगर हम मेल हों या फीमेल हों उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता,
लेकिन हम लोगों को डिस्क्रिमिनिटी और अनइक्वलिटी हमें देखने को मिलती है अपनी सोसाइटी में। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वल ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन। और कारण यही था कि उनकी कास्ट और रिलीजन के कारण ही उनको अनइक्वलिटीज़ का सामना करना पड़ता था। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वल, जब कोई व्यक्ति अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, तो उसका मान, उसका सम्मान वायलेटेड होता है, वहाँ उसका शोषण होता है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। उन लोगों की डिग्निटी को, उन लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंची, कारण कि उनको इसी गलत तरीके से ट्रीट किया गया। बाय पिकिंग अप ऑफ हिम टू मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, कारण यही था, इसीलिए जो ओम प्रकाश थे उनको, ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थे उनसे जो स्कूल साफ कराया जा रहा था। कारण क्या था कि भाई उनकी कास्ट बहुत छोटी थी, इस कारण से उन्हें सबसे पहले इस काम के लिए चुना गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि schoolmate and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school। कारण यही था कि स्कूल के टीचरों ने और बच्चों ने मिलकर के ओम प्रकाश वाल्मीकि को ये फील करा दिया कि वो उनके समान नहीं है और उनकी कास्ट उन सभी लोगों से नीची है। तो बीइंग अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे के नाते, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। वो बहुत कुछ कम कर पाता। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो अपने बच्चे, उस समय बच्चे थे और उसके कारण उन्होंने कुछ इतना खास एक्शन नहीं लिया। देन इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीपिंग, यानी अब वो उनके पिता ही थे, जब उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ सफाई करते हुए देखा, देन बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और अनइक्वल ट्रीटमेंट और कन्फ्रंटेड किया। उन्होंने टीचर्स को बताया कि ये नहीं, गलत है। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम। अंसारीज जो थे उनकी भी डिग्निटी, उनकी भी मान सम्मान को ठेस पहुंची। However, when the property dealer suggests that they change their name, then it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion। ये हकीकत में उनकी डिग्निटी और सेल्फ कह सकते हैं आपकी सम्मान बढ़ गया उनका, उनका सरनेम बढ़ाने से। then ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। हकीकत में ओम प्रकाश और जो अंसारीज थे उनको इस तरीके से हमारी इस सोसाइटी में ट्रीट करना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल राइट रखते हैं। इक्वलिटी हमारे पास में बिफोर द लॉ, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ हमारे साथ रहती है। कैन दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स। कोई और इस डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेगा, इसी तरीके से सेम इनके पास भी इस चीज़ को पाने का अधिकार है। अब इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं हम लोग, किस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी और सारी चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, मैं आप सभी को और बता देता हूँ कि जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन कर के जब तैयार हो गया था, तो वो 26 तारीख थी जिस दिन ये बनकर तैयार हो गया था, 26 तारीख थी वो, और 26 वो जनवरी का समय था। 26 जैन को हमारा जो था संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन ट्वेंटी 6 नवंबर को हुआ था और उसे 26 जनवरी को लागू कराया गया था। अब यहाँ पर हम और आगे चलते हैं, हमें देखिए यहाँ पर बताया भी हुआ है कि दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन्स ट्राइब्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल। जितने भी लोग इस भारत में रहते हैं, भले ही वो किसी भी कोई फीमेल हो, मेल हो, किसी भी कास्ट का हो, सभी को इक्वल अधिकार दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी केसेस टू एग्जिस्ट। इनइक्वालिटी कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते। इट डजेंट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, हमारे इस लोकतांत्रिक भारत में तो शायद ही इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज वाइल अर्लियर। अब यहाँ पर आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं हमारा पार्लियामेंट है, ये जो फोटो जो आपको दी हुई है पार्लियामेंट का फोटो है। पार्लियामेंट इज़ द, ये दिया भी हुआ है, पार्लियामेंट इज़ द कर्नस्टोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी, और उसके बारे में काफ़ी बताया भी हुआ है हमारे लिए। पार्लियामेंट किस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, ये पूरा ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसको पढ़ लें आप। एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन थ्रू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हम यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंगली इलेक्ट करते हैं। ये सब इस तरीके से हमारे भारत का झंडा वगैरह दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता
लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोग जो भेदभाव हो रहा है, जो इल ट्रीटमेंट हो रहे हैं, उसको लेकर के। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक व्यक्ति न्याय कानून के साथ बिल्कुल समान है। वॉट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, यानी हमारा अगर जो कंट्री का जो राष्ट्रपति हैं उनको ले लें या फिर एक काम करने वाले व्यक्ति को, सभी लोग इसमें बराबर हैं। हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, सभी को एक सेम लॉज फॉलो करने होते हैं। सभी के पास में फंडामेंटल राइट्स हैं। सभी के पास में RTE है। सभी के पास में RTI एक्ट के जो भी चीज़ें हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, सभी को अधिकार है। बताया जा रहा है हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। किसी भी व्यक्ति को हम उसके रिलीजन, उसकी कास्ट, उसके प्लेस ऑफ बर्थ या किसी अदर देन किसी और चीज़ से हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो। थर्ड थिंग आती है कि एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस। हर व्यक्ति हर पब्लिक प्लेस पर जा सकता है, किसी को भी मना नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन को जानने से रोका जाता है तो आप RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में लॉ दायर कर सकते हैं और उससे आप जीत जाएंगे। आगे, थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स। अब पब्लिक प्लेसेस में आती कौन कौन सी जगह हैं? देखिए, प्ले ग्राउंड है, होटल हैं, शॉप्स हैं, मार्केट हैं, इन सभी जगहों पर आप जा सकते हैं। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। सभी जितने भी जो पब्लिकली वेल्स, कुएँ खुदे हुए हैं, रोड्स हो गई, जो बाथिंग के लिए घाट बने हुए हैं, और अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। अब अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दी गई है। अनटचेबिलिटी मीन्स क्या होता है? जो लोग क्या पहले हम कह सकते हैं उसको, जो छुआछूत की बीमारी थी एक तरीके से हमारे समाज में, कि जो लोग हुआ करते थे, जो बिलो कास्ट के लोग हुआ करते थे, निजी कास्ट के, उन लोगों को ना तो कुएं से पानी भरने दिया जाता था, ना ही उन्हें किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में कहीं जाने दिया जाता था। तो इस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो कहना था, टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज़ गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फर्स्ट थ्रू द लॉज। अब जो दो तरीके हम लोगों को जो दिए जा रहे हैं, जिनसे कि हम लोगों को गारंटेड पता चल जाता है कि हाँ, अब हमें इक्वलिटी का अधिकार है, वो है लॉ। सेकंड है हमारे पास में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। जो कम्युनिटीज़ इसके डिसएडवांटेज या इसका गलत प्रयोग कर रही हैं, उनके लिए भी हमारे पास में अलग अलग गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स चलाए हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी चलाए हैं। हर तरीके की चीज़ों के लिए अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट अपने 5 ईयर प्लान्स में निकालती रहती है। साथ ही देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। सबसे मेन अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे मेन जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है कि अगर किसी भी तरीके से किसी संविधान की कोई भी राइट आप से वायलेटेड होती है या कोई भी राइट आपके सामने कोई भी लॉ गलत हो जाता है, तो आप उसको पाने के लिए, उस अधिकार को पाने के लिए आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के तहत लड़ सकते हैं। कह रहे देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. जो several centuries से, काफ़ी शताब्दियों से अनईक्वल ट्रीट किए जा रहे हैं, उनको भी कह सकते हैं आप कि जो गवर्नमेंट है उनके लिए बहुत सारे काम कर रही है। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। जिनको पास्ट में इन चीज़ों की सुविधा नहीं मिल पाई, इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, अब उनको गवर्नमेंट धीरे धीरे सारी सुविधाएं दे रही है। अब आप जानते हो गरीब लोगों के लिए MSP भी लाया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, जिससे कि जो गरीब जनता है उसको खाने के लिए राशन और सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं उसके अंदर। और इसको लेकर के आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि चिल्ड्रंस बीइंग सर्व देयर मिड डे मील एट द गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड। ये जो पूरा दिखाया हुआ है आपको, ये गवर्नमेंट जो है वहाँ मिड डे मील जो चलाती है उसके बारे में दिखाया हुआ है आपको कि मिड डे मील का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ बच्चे जो है बैठ करके देखिए खाना खा रहे हैं। तो यहाँ
ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो ये स्कूल की है, गवर्नमेंट स्कूल की, जहाँ पर जो है टीचर जो है वो बच्चों को खाना दे रहे हैं। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम, एक प्रोग्राम और चलाया गया जिसको मिड डे मील स्कीम कहते हैं। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। उनको दोपहर का खाना जिसे हम लंच कहते हैं वो प्रोवाइड कराया जाता है। तमिलनाडु के अंदर सबसे पहली स्टेट बनी थी जहाँ पर इस स्कीम को लागू किया गया था। ये चीज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि वह पहला कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे पहले मिड डे मील को लागू किया गया था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वह है तमिलनाडु। और लगभग 2001 के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सारी स्टेट गवर्नमेंटों को इसका आदेश दिया गया था कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सभी में मिड डे मील का कार्यक्रम चलाया जाए। एंड बताया भी जा रहा है कि टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन द स्कूल विद इन 6 मंथ, और 6 महीने के अंदर इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके इसको लागू कर दिया जाए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? बताया गया है कि दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हैं वो सब अब इसमें पार्ट ले सकते हैं। सारे बच्चे पढ़ने की इच्छा जागृत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है खाली पेट के कारण और भूख के कारण बच्चों का पढ़ने में मन ना लगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उन बच्चों के लिए खाना रेगुलर दिया है। साथ ही दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पीपल चिल्ड्रन हैव बिगन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग अटेंडिंग स्कूल। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड नॉट देन रिटर्न टू द स्कूल। टीचर्स बता रहे हैं कि काफ़ी बच्चे ऐसे हुआ करते थे जो कि दोपहर को खाना खाने जाते थे स्कूल से, बट वापस वहाँ से घर नहीं आते, स्कूल नहीं आते थे। तो स्कूल नहीं आना इसका मतलब पढ़ाई में रुकावट आना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सबसे अच्छी स्कीम चलाई है कि भाई मिड डे मील का जो एक पूरा कार्यक्रम है वो वहीं बच्चों को दिया जाता है और वहीं खाना खिलाकर कुछ समय लंच के लिए देकर बच्चों को फिर दोबारा वापसी पढ़ाई की ओर करा दी जाती है। आगे, रिटर्न टू स्कूल बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। उन बच्चों की अटेंडेंस अच्छी होने लगी। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। अब जो बच्चों की माएँ थीं उनको बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता था और जिस कारण से उन्हें अपने जो डेली रोज़मर्रा के जो काम होते थे उनको छोड़ना पड़ता था। तो अब उन्हें वह नहीं छोड़ने पड़ेंगे और आराम से वह बच्चे अपनी पढ़ाई और जो माताएँ हैं वो अपने घर पर काम कर पाएंगी। दिस प्रोग्राम has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together। अब वहाँ किसी भी तरीके से बड़ी और छोटी कास्ट का भेदभाव भी नहीं है। बड़ी कास्ट के बच्चे छोटी कास्ट के बच्चे सभी एक संग मिलकर खाना खा सकते हैं। साथ में इन द स्कूल eat this meal together and in quite a few places like Dalit women have been employed to cook the meal। यहाँ तक कि दलित घर की महिलाएं भी इस खाने को बनाने के लिए अक्षय पात्र जो जगह है जहाँ से ये खाना आता है वहाँ पर एज अ वर्कर के रूप में रखी जाती हैं। तो आज हमारे सामने किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारे सामने कोई भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सभी छोटे सभी बड़े सभी लोग एक साथ रहते हैं और आराम से सुख संपन्न लोग रह रहे हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट। गरीब बच्चों की जो भूख है उसको मिटाने का काम मिड डे मील स्कीम ने किया। who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty। क्योंकि उन बच्चों के पेट खाली रहते थे, इस वजह से वो पढ़ाई की ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते थे। while government programs play an important role in increasing equality of opportunities। अब जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही मेनली इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड टू बी डन, लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर कमियां हैं। अब उन कमियों को सुधारने के लिए गवर्नमेंट अभी भी लगातार अपने 5 ईयर प्लान्स, अपने नए प्लान्स एकोमोडेट कर रही है। While the midday meal program has helped increasing the enrollment and attendance of poor people in school, there continues to be big difference in our country between school that the rich attend and those that the poor attend। अभी भी हमारे यहाँ पर रेशो बहुत कम है, गरीब बच्चों का स्कूल जाना और अमीर बच्चों का स्कूल जाना दोनों रेशो में अभी बहुत अंतर है। Even today there are several schools in country in which Dalit children like the Om Prakash Balmiki are discriminating against and treated unequally। अब भी कुछ जगह जहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बच्चों को अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है और जहाँ पर दलित बच्चों के साथ में अभी भी दुर्व्यवहार हो रहा है।
तो इस चीज़ को लेकर के भी गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्शंस लिए हैं। दीज चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन, इन बच्चों को ज़बरदस्ती अनइक्वल सिचुएशन में डाला जाता है, इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड, जहाँ उन बच्चों की डिग्निटी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ उन बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार के मान सम्मान वाली बात टीचर्स नहीं रखते हैं। इसी तरीके की एक कहानी आपको हम आगे भी पढ़ाएंगे और वह अगले पार्ट में हम आपको दर्शाएंगे कि किस तरीके से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भी एक दलित घर से आते थे और उन्होंने किस तरीके से अपने इस पूरे जो उनके साथ जो प्रकरण हुए, उनके साथ जो भी चीज़ें हुई उनकी पूरी लाइफ में, उस चीज़ को लेकर के भी बात करेंगे। और आप हमारे चैनल को देखते रहिए जब तक के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और ख़ासकर सभी क्लास के बच्चों के लिए। और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपके लिए ये काम की ना हो सकता है किसी बच्चे के लिए ज़रूर काम आ जाए। तो इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करें और बने रहें हमारे स्टडी वैन यूट्यूब चैनल पर। जब तक के लिए धन्यवाद।